नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस, अभ्यास के रूप में शिक्षा, इस विषय पे चर्चा करेंगे। शिक्षा के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया है, व्यक्ति को समग्र रूप से विकसित करने की प्रक्रिया है। भारतीय परंपरा में तो अगर स्वामी विवेकानंद की परिभाषा को ध्यान दें तो कहते हैं कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। संपूर्ण पूर्णताएं मनुष्य के अंदर निहित है। शिक्षा वो प्लेटफॉर्म है, शिक्षा वो माध्यम है, शिक्षा वो उपकरण है, शिक्षा वो अवसर प्रदान करती है कि व्यक्ति में जो अंतर्निहित पूर्णताएं हैं वो बाह्य रूप से प्रकट हों। इसी प्रकार से गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा आशय 3 H के विकास से है। हेड, हैंड एंड हार्ट। हेड का मतलब मस्तिष्क का विकास, हार्ट का मतलब हृदय का विस्तार या चरित्र का निर्माण, और हैंड का मतलब कौशल का विकास। तो शिक्षा से आशय ज्ञान का विकास, मूल्य का विकास या चरित्र का निर्माण और कौशल का व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा से मेरा आशय ऐसी शिक्षा, आई वांट दैट एजुकेशन बाय व्हिच इंटेलेक्ट ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, character is formed, and by which one can stand by his own feet। मैं ऐसी शिक्षा चाहता हूं जिससे बुद्धि का विकास हो, जिससे मस्तिष्क का संवर्धन हो, जिससे चरित्र का निर्माण हो और जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो फिर यहाँ भी देखिए स्वामी विवेकानंद भी इसके माध्यम से कहते हैं कि शिक्षा मानसिक विकास करती है। शिक्षा के द्वारा चरित्र का, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना चाहिए और शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए। इसी प्रकार से हमारे यहाँ ये भी कहता है कि शिक्षा मनुष्यत्व से देवत्व की यात्रा है। तो सिर्फ मानवीय गुणों का विकास नहीं बल्कि ईश्वरीय गुणों का, या ऐसे गुणों का जो मानवेतर जीवन में उसको कुशल बनाते हैं, या भौतिक जगत के ऊपर जो आध्यात्मिक जगत है उस जगत के लिए भी उसको परिष्कृत करना, उसे श्रेष्ठ बनाना, उसके अनुरूप उसे तैयार करना, ये शिक्षा। तो शिक्षा की प्रक्रिया एक बहुत ही पूर्ण प्रक्रिया है। इसीलिए कहा जाता है कि ये अब एक पूर्णांक की यात्रा, अपूर्ण से पूर्ण बनाने की प्रक्रिया है। और एजुकेशन इज नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। केवल सूचना देने की प्रक्रिया नहीं है, सूचना संप्रेषण का यह माध्यम नहीं है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ बीइंग और बिकमिंग। यह बनने और बनाने की प्रक्रिया है, यह अभ्यास की प्रक्रिया है, ये व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये स्वयं को प्रकट करने की और स्वयं को होने का और समग्र विचारों के साथ साथ आचार के परिष्करण की प्रक्रिया है। आचार और व्यवहार के माध्यम से जो उच्च मूल्य है, जो विचार है, उसको प्रकट करने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से शिक्षा के जब इन दृष्टिकोणों पर हम ध्यान देते हैं कि ये भी कहा जाता है कि ये इट इज नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन बट इट इज रियली ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये सूचनाओं को के आदान प्रदान का माध्यम नहीं है बल्कि ये रूपांतरण की प्रक्रिया है। व्यक्ति को व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित करना, व्यक्ति को व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित करना, ये शिक्षा का कार्य है या शिक्षा का धर्म है। अब शिक्षा को कौन-कौन से तत्व प्रभावित करते हैं या शिक्षा का दूसरे विषयों के साथ कितना गहरा संबंध है, तो जिस विषय के साथ शिक्षा का बहुत गहरा संबंध दिखाई देता है वो दर्शन, शिक्षा और दर्शन। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के लिए अन्योन्याश्रित है। एक दूसरे के लिए एक दूसरे को मिल करके वो पूर्णता को प्रदान करते हैं। शिक्षा का कार्य, दर्शन का जो उद्देश्य है, जो मानव जीवन के उदात्त उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की ओर व्यक्ति को उन्मुख करना, या जो व्यक्ति की इस संसार में भूमिका, व्यक्ति क्या है, उसकी भूमिका है, अब सर्वोच्च आदर्श क्या है, उन आदर्शों को प्राप्त करने में हमारी भूमिका क्या है। तो इन सारे जो गूढ़ विषय हैं, जो मतलब, और इस जगत और जगत के इतर, या जो लौकिक और पारलौकिक दोनों जगत के बीच के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का तात्विक विश्लेषण करना, उन तत्वों के यथा सत्य तक जाने जाने की दृष्टि जो है, वो दर्शन हमें प्रदान करता है। लेकिन सत्य तक जाने की जो दृष्टि है वो दृष्टि मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा वो उपकरण है जो उस दृष्टि को साकार करने का माध्यम बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा, दर्शन हमें दृष्टि प्रदान करता है, लेकिन उस शिक्षा उस दृष्टि को व्यवहार में लाती है। इसीलिए एडम कहता है कि एजुकेशन इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी। शिक्षा जो है दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है।
दर्शन के जो उद्देश्य हैं, उनको चरितार्थ करने में या उनको चरितार्थ करने में शिक्षा की भूमिका उपकरण के रूप में या माध्यम के रूप में, वो शिक्षा वो सबल साधन है, वो माध्यम है, जिसके माध्यम से दार्शनिक जगत के जो प्रश्न हैं, उनको व्यवहार जगत में परिलक्षित या व्यवहार जगत में प्रकट किया जा सकता है। तो इसलिए हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा और दर्शन के बीच गहरा संबंध है। हमको दृष्टि तो मिल जाती है, लेकिन उस दृष्टि को चरितार्थ करने के लिए जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है वो शिक्षा है। इसलिए शिक्षा और दर्शन जब दोनों एक साथ मिलते हैं, तो उस दृष्टि को साकार करने के लिए हमको दिशा मिलती है, अ, हमको योजना मिलती है, हमको स्ट्रेटजी मिलती है और उसके माध्यम से उनको हम पूरा कर पाते हैं। इसी प्रकार से समाज शास्त्र का शिक्षा के साथ बड़ा गहरा संबंध है। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रियाएँ सामाजिक वातावरण में संपन्न होती है, या शिक्षा का संपूर्ण ताना-बाना समाज के लिए है। शिक्षा समाज से संचालित भी होती है और कभी-कभी शिक्षा सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को दिशा भी देती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के बीच, शिक्षा और समाज शास्त्र दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। समाज जीवन के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर शिक्षालयों से निकलना चाहिए और शिक्षालय की जो समस्याएँ हैं, वो समाज के विषय बनने चाहिए और शिक्षालयों के प्रश्नों का उत्तर या शिक्षालयों की जो चिंताएँ हैं, वो समाज द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। और इस प्रकार से दोनों एक साथ जब जुड़ते हैं, तो जो उद्देश्य है शिक्षा का वो चरितार्थ होता है, जीवन का जो उद्देश्य होता है वो चरितार्थ होता है। अब जब जो समय-समय पे समाज जीवन की जो चुनौतियाँ हैं, समय-समय पर समाज जीवन की जो समस्याएँ हैं, अब अभी सामाजिक जो विषमता है या सामाजिक रूढ़ियाँ हैं या जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं या जो सामाजिक समस्याएँ हैं, उन समस्याओं के समाधान में शिक्षा सबसे सबल साधन के रूप में दिखाई देती है। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो सोशल इक्वलाइज़र के रूप में शिक्षा का उपयोग किया जा सकता है। वो कहते हैं कि मैं हिंदू जाति के निम्न तबके में उत्पन्न हुआ, लेकिन और उसमें मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जब उन संघर्षों के कारणों पे ध्यान देते हैं, तो प्रायः लोग कहते हैं कि वो आर्थिक कारण है, जिसके नाते ये विषमता व्याप्त है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि वो आर्थिक जो मूल कारण है समस्या को, आर्थिक नहीं है, बल्कि वो मूल कारण है हीनता का बोध और उस हीनता के बोध से बाहर निकालने का जो सबसे सबल उपकरण है या जो सबसे सबल साधन है, वो शिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति को हीनता के बोध से बाहर निकालती है, उसके अंदर आत्मगौरव का भाव विकसित करती है, उसके अंदर आत्मसम्मान जागृत करती है और जब ऐसा करती है तो वो सामाजिक समता के दिशा में वो आगे बढ़ता है और तब वो उसके अंदर वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसलिए सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए, सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए शिक्षा को सबल साधन के रूप में देखते हैं। और हम देखते भी हैं कि जो समाज जितना शिक्षित हुआ, उसमें उतनी ज़्यादा सामाजिक गतिशीलता आई। जो समाज जितना ज़्यादा शिक्षित हुआ, उसमें वो जो सामाजिक विषमताएँ हैं, सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं या सामाजिक जटिलताएँ हैं या सामाजिक जो जड़ताएँ हैं, जैसे वो जाति का बंधन हो या दूसरे जो बैरियर्स हैं, जो अस्पृश्यता है, ये सारी बातें जैसे-जैसे जो समाज जितना शिक्षित हुआ, शिक्षा का जितना प्रसार होता है, वैसे-वैसे ये जो बंधन है, जो सोशल बैरियर्स हैं या जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं या जो सामाजिक समस्याएँ हैं, उनका समाधान होता है। आज ये देखते हैं कि शिक्षा की एक गंभीर चुनौती के रूप में हम लोग देखते हैं कि शिक्षा और समाज जीवन के बीच संबंध कटा है और शिक्षा और समाज जीवन के अंतर संबंध जितने प्रगाढ़ होंगे, वो एक समृद्ध समाज, एक समरस समाज, एक व्यवस्थित समाज, एक सभ्य समाज, एक सामाजिक रूप से जागृत समाज की स्थापना करने में हम सफल होंगे। लेकिन अभी शिक्षा और समाज के बीच जितनी दूरी बढ़ेगी, शिक्षा और समाज के बीच दोनों जितने में के बीच जितना आइसोलेशन होगा, जितना एक दूसरे से कटेंगे, वो समाज जीवन भी सुव्यवस्थित नहीं होगा, समाज जीवन के प्रश्न भी अनुत्तरित रहेंगे और शिक्षा की प्रक्रिया भी ठीक नहीं चलेगी। ये शिक्षा हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से देखा तो सामाजिक शिक्षा को सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में देखा गया है और ये माना गया है कि समाज को अगर ठीक प्रकार से चलाना है, समाज की समस्याओं का समाधान करना है, समाज के प्रश्नों का उत्तर देना है, तो शिक्षा समाज में लोक चेतना का जागरण करना होगा और लोक चेतना के जागरण का जो सबसे सबल साधन है, जो सबसे सशक्त मंच है, जो सबसे सशक्त माध्यम है, वो शिक्षा है। इसलिए शिक्षा और समाज जितने एक दूसरे के निकट आएँगे, उतने समाज जीवन में सुव्यवस्था आएगी और
शिक्षा की भी जो समस्याएँ हैं, दोनों एक-दूसरे के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि समाज जीवन के जो प्रश्न हैं, समाज जीवन की जो समस्याएँ हैं, समाज को तोड़ने वाली जो प्रश्न हैं या जो कारक हैं या जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का समाधान शिक्षा से निकलेगा। और साथ ही साथ शिक्षालय भी ठीक प्रकार से चले, शिक्षालय के सामने जो चुनौतियाँ हैं या शिक्षा के जो संकट हैं, उन संकटों का समाधान भी समाज करेगा। आप देखें तो प्राचीन काल में जो शिक्षालय थे, चाहे वो गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था रही हो या चाहे बौद्ध काल की शिक्षा व्यवस्था रही हो या उसके आगे की भी मतलब जो भारत की शिक्षा की पूरी परंपरा है, वो शिक्षा में अ, वो शिक्षा समाज पोषित रही है। समाज हमेशा शिक्षा की चिंता करता है और समाज शिक्षा की इसलिए चिंता करता है कि शिक्षा का जब समाज में प्रसार होगा, तो एक समरस समाज की स्थापना की दिशा में वो एक बड़ा योगदान होगा। इसलिए शिक्षा और समाज के अंतर संबंधों को ठीक प्रकार से समझना होगा, चाहे वो पाठ्यक्रम का विषय हो, चाहे शिक्षण विधियों का प्रश्न हो, चाहे वो मूल्यांकन का प्रश्न हो, ये सारे प्रश्न समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनने चाहिए। आज पाठ्यक्रम के कस के सबसे बड़े दोष के रूप में ये देखा जाता है कि पाठ्यक्रम समाज जीवन की चुनौतियों से कटे हुए हैं। जब मैं स पाठ्यक्रम को खोलता हूँ या जब पुस्तकों को पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में है। जिस दुनिया में मैं रहता हूँ, वो पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इसलिए शिक्षा और समाज के संबंधों को इतना गहन बताया जाए कि शिक्षा वो कहा जाता है कि वास्तविक शिक्षा वो है, जो व्यक्ति को उसके परिवेश से जोड़ती हो। गांधी जी खुद शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को उसके परिवेश से जोड़ती है, वास्तव में वही वास्तविक शिक्षा है। यदि शिक्षा व्यक्ति को उसके परिवेश से नहीं जोड़ती है, तो वो शिक्षा मात्र साक्षरता बन के रह जाती है। इसलिए शिक्षा का मूल स्वरूप तभी चरितार्थ होता है, मूल स्वरूप तभी उद्घाटित होता है, जब शिक्षा स्वयं को समाज से जुड़ती है, जब शिक्षा समाज के प्रश्नों से जुड़ती है, जब शिक्षा समाज के संवेदनाओं से जुड़ती है। और शिक्षा यदि समाज के संवेदनाओं से नहीं जुड़ती है, तो शिक्षा अपने वास्तविक रूप को चरितार्थ नहीं करती है। मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक आईएएस अफसर ने बाद में एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा था कि हु इज़ अनएजुकेटेड? तो उसने देखा कि एक बार वो अपने परिवार के साथ कहीं भ्रमण पे गया था, तो देखा कि एक पेड़ पे चिड़िया की का घोंसला लगा हुआ है, तो उसकी इच्छा हुई कि चिड़िया के घोंसले को उतार लें और ले चल के अपने ड्राइंग रूम में लगाएँगे। तो बाद में उसकी पत्नी बगल में एक चरवाहा गाय चरा रहा था, उससे कहा कि ये घोंसला उतार दो, इसके जो कीमत होगी, जो मूल्य होगा या तुम्हारा जो श्रम लगेगा, वो मैं तुमको पैसे दे दूँगा। तो उसने कहा कि वो बड़ा तटस्थ होकर के देखता रहा, ये लोग आग्रह किए, तो उसने कहा कि मैं स्वतः तो नहीं उतारूँगा, लेकिन आप उतारेंगे तो मैं उसे उतारने भी नहीं दूँगा। क्योंकि ये मैं इस आज मैं जब आता हूँ, देखता हूँ चिड़िया अपने बच्चे को आश्वासन दे के जाती है कि शाम को तुम्हारे लिए आऊँगी और दाना लेके आऊँगी और तुमको खिलाऊँगी। तो शाम को जब चिड़िया आती है, बच्चे को दाना खिलाती है, तो चिड़िया और बच्चे के चहचहाहट से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन आज चिड़िया जब आएगी और दाना लेकर के आएगी, बच्चे को नहीं देगी, घोंसला नहीं दिखेगी, तो जो उसके मन में संताप उत्पन्न होगा, जो वो विलाप करेगी, उसकी कीमत हम पैसे से कैसे चुकाएँगे? तो शिक्षा देखिए सीमा तो बाद में उस आईएएस अफ़सर ने कहा कि वास्तविक शिक्षक तो वो चरवाहा है, जिसके पास अक्षर ज्ञान तो नहीं है, शब्द ज्ञान तो नहीं है, लेकिन शिक्षा का जो की जो मूल भाव है, शिक्षा की जो मूल संकल्पना है, कि शिक्षा वो है जो व्यक्ति को उसके अपने परिवेश से जोड़ती है। शिक्षा वो है जो व्यक्ति को अपने समाज से जोड़ती है। शिक्षा वो है जो व्यक्ति को संस्कृति और संस्कारों से जोड़ती है। शिक्षा वो है जो व्यक्ति को उसकी मिट्टी से जोड़ती है। तो वास्तव में शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकीय दुनिया में व्यक्ति को आगे ले जाना नहीं, या शिक्षा का अर्थ व्यक्ति को अपने समाज जीवन से काटना नहीं। शिक्षा का उद्देश्य तो व्यक्ति को समाज जीवन से जोड़ना। व्यक्ति शिक्षा को का उद्देश्य समाज के संवेदनाओं से जोड़ना। शिक्षा का उद्देश्य समाज और शिक्षा के बीच अंतर संबंधों को मजबूत करना, और ये संबंध जितने मजबूत होंगे, ये संबंध जितने प्रगाढ़ होंगे, शिक्षा उतना ही प्रखर रूप से समाज के सामने आएगी। ये शिक्षा का स्वभाव है। इसलिए शिक्षा और समाज के अंतर संबंधों को समझना होगा। एक पाश्चात्य दार्शनिक वो फ्लैंडर्स है, वो कहता है कि टीचिंग एग्जिस्ट इन ए सोशल इमोशनल क्लाइमेट। तो शिक्षा के लिए समाज का जो सामाजिक और सांवेगिक वातावरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक और सांवेगिक वातावरण से काटकर शिक्षण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास, ये कभी सार्थक नहीं हो सकता है और कभी उपयोगी नहीं हो सकता है। इसलिए वो
जो जिस कंटेक्स्ट में शिक्षा की पूरी प्रक्रिया संपादित होती है वो सोशल कंटेक्स्ट है। इसलिए उस कंटेक्स्ट को समझने की आवश्यकता है और उस कंटेक्स्ट को समझते हुए शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने देखा कि वो जैसी सामाजिक संरचना होती है शिक्षा की व्यवस्था वैसी तैयार होती है। अगर सामाजिक संरचना बहुत मतलब हाइली स्ट्रक्चर्ड है, उसमें बहुत फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, तो उसी प्रकार के शिक्षा की भी रचना तैयार होती है। और जैसे-जैसे समाज उन्मुक्त होता है, प्रगतिशील समाज होता है, तो शिक्षा के भी जो बंधन है वो टूटते हैं, शिक्षा में भी उन्मुक्तता आती है, शिक्षा में भी स्वतंत्रता आती है, शिक्षा में स्वायत्तता आती है और उसी तरह से शिक्षा की प्रक्रिया संचालित होती है। तो शिक्षा के संचालन की पूरी प्रक्रिया समाज जीवन से प्रभावित होती है और दूसरा दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। कई बार समाज जीवन की जो चुनौतियाँ हैं या समाज जीवन के जो प्रश्न हैं या समाज जीवन की जो अपेक्षाएँ हैं, शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति करना है। समाज की अपेक्षाएँ क्या हैं और उन अपेक्षाओं को शिक्षा कैसे पूरी कर सकती है। तो दोनों को एक-दूसरे को समझने की आवश्यकता है, दोनों के बीच अंतर संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है, दोनों को इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है और जितना हम इंटीग्रेट करेंगे उतने सामाजिक जीवन में सुव्यवस्था आएगी, सामाजिक जीवन हमारा उत्कृष्ट होगा, एक सभ्य और सक्षम समाज के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और शिक्षा की प्रक्रिया भी उतनी प्रखर होगी, उतनी अच्छी होगी और शिक्षा की जैसी कल्पना हमारे मन में है, वैसी कल्पना को साकार करने में हम सफल होंगे। इसी प्रकार से तीसरा विषय जिसका शिक्षा के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, वो है शिक्षा का मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान। हम देखते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में एक-दूसरे से बड़ा गहरा संबंध है। शिक्षा की जो पूरी प्रक्रिया है वो मानव मन का अध्ययन है। वो मनोविज्ञान के प्रश्न हैं, वो जो व्यवहार का अध्ययन है, मैंने अभी कहा कि शिक्षा जो है वास्तव में व्यवहार का प्रकटीकरण है और मनोविज्ञान वास्तव में व्यवहार का अध्ययन है। व्यवहार को समझना है, मन को समझना है, मानव व्यवहार को समझना है, व्यक्ति की भिन्नताओं को समझना है, व्यक्ति की रुचियों को समझना है, व्यक्ति की अभिवृत्तियों को समझना है, व्यक्ति के बीच जो विभिन्नता है उसको समझना है। व्यक्ति के अंदर जो मन है, उस मन के अंदर जो चेतना है, उस चेतना को समझना है और उसको समझते हुए शिक्षा की योजना को कैसे तैयार करना है। तो इस प्रकार से अब आप देखें शिक्षा की जो पूरी प्रक्रिया है शिक्षण और अधिगम की जो पूरी प्रक्रिया है, वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। जब हम सीखने की जो प्रक्रिया है सीखने की प्रक्रिया में रुचियों का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, सीखने की प्रक्रिया में जिज्ञासा का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, सीखने की प्रक्रिया में अंतर्निहित क्षमताओं का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति के पर्यावरण का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, सीखने की प्रक्रिया में उसके जो इनहेरेंट कैपेसिटीज होती हैं या जो उसका पारिवारिक परिवेश होता है या उसका सामाजिक और सांवेगिक वातावरण होता है, वो उसका कितना प्रभाव पड़ता है, ये सारे विषय मनोविज्ञान के अध्ययन के विषय हैं और मनोविज्ञान के अध्ययन के पश्चात उन मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में कैसे प्रयोग करें ताकि शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावी बनाई जा सके, शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाई जा सके, अधिगम की प्रक्रिया को ज़्यादा सफल बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को सिखाया जा सके। ये कहा जाता है कि शिक्षा जो है सीखने की प्रक्रिया है, तो सीखने के जो सिद्धांत है वो मनोविज्ञान के प्रश्न है। कब बच्चा ज़्यादा सीखता है, उसकी जिज्ञासा को कैसे बढ़ा सकते हैं, छात्रों की रुचियों के अनुसार उसे कैसे शिक्षा दे सकते हैं। ये कहा जाता है कि पढ़ाना जो है, पढ़ाना वो अच्छा शिक्षक वो है, जो पढ़ाता कम है, छात्रों को पढ़ता ज़्यादा है। तो पढ़ाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण छात्रों को पढ़ना और छात्रों को पढ़ना मतलब छात्रों को क्या-क्या पढ़ना? छात्रों को पढ़ना कि छात्र का सामाजिक परिवेश क्या है? छात्र की जो पृष्ठभूमि क्या है, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी रुचियाँ क्या हैं, उसकी आदतें क्या हैं, उसके स्वभाव क्या हैं, उसकी आकांक्षाएँ क्या हैं, उसके एस्पिरेशंस क्या हैं, उसके सपने क्या हैं, उसके आकांक्षाएँ क्या हैं, उसमें प्रेरणा का स्तर क्या है। जब इन सारी बातों को हम समझते हैं, तो उसकी रुचियों के अनुसार उससे शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक छात्र अपने आप में एक अलग रचना है। वो बिल्कुल एक दूसरे से 2 छात्र बिल्कुल आइडेंटिकल हों ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक छात्र की अपनी आकांक्षा है, प्रत्येक छात्र की अपनी गति है, उतना स्वभाव है, उसके अनुसार
बढ़ेगा। लेकिन वो शिक्षा को एक ही विधि से जब हम पढ़ाएँगे, तो पढ़ाने की वो प्रक्रिया सफल नहीं होगी। इसीलिए अभी तो इस बात पे फ़ोकस है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे नर्चर किया जाए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुरूप कैसे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। तो प्रत्येक व्यक्ति के जो अंतर्निहित क्षमताएँ हैं, प्रत्येक व्यक्ति के का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को समझना और उसको समझते हुए उसके आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम शिक्षा की प्रक्रिया में मनोविज्ञान का समावेशन करेंगे या शिक्षा और मनोविज्ञान को इंटीग्रेट करते हुए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँगे। और जब हम ऐसा करते हैं, तो दोनों प्रक्रियाएँ एक साथ मिल कर के आगे बढ़ती हैं और शिक्षा का जो लक्ष्य है, वो पूरा हो पाता है। तो इस प्रकार से सीखने की पूरी प्रक्रिया देखिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षण की प्रक्रिया मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। मनोविज्ञान का यह सिद्धांत है कि छात्र छोटे-छोटे पदों को ठीक से सीखता है। छोटे-छोटे अंशों को प्रस्तुत किया जाए तो वो ज़्यादा सीखता है। मनोविज्ञान का ये सिद्धांत है कि छात्रों की रुचियों के अनुसार उसे सिखाने की व्यवस्था दी जाए तो ज़्यादा सीखता है। मनोविज्ञान का ये सिद्धांत है कि पहले सरल से कठिन की ओर बढ़ा जाए तो छात्र ज़्यादा सीखता है। जब इन सिद्धांतों का हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, तब शिक्षा की प्रक्रिया को हम ज़्यादा प्रभावशाली बना पाते हैं। इसलिए इस मनोविज्ञान और शिक्षा के अंतर संबंधों को जितना मजबूत करेंगे, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को समझते हुए शिक्षा की योजना और रचना तैयार करेंगे, तो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावशाली होती है, ज़्यादा परिपूर्ण होती है और शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं या शैक्षिक लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में हम ज़्यादा कुशलतापूर्वक आगे बढ़ पाते हैं। अब शिक्षा की इन नीतियों और के संपादन के लिए जो संवैधानिक लक्ष्य क्या है और उन संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा करने में शिक्षा की भूमिका क्या रही है या शिक्षा के संबंध में संविधान के प्रावधान क्या है या संविधान किस प्रकार से शिक्षा को प्रोटेक्ट करता है और शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में संविधान ने कौन से हमको हथियार दिए हैं उपकरण दिए हैं। तो संवैधानिक प्रक्रिया में या इस तरह से कहिए तो जो नागरिक भूमिका को कैसे प्रोटेक्ट करती है शिक्षा या भारत का संविधान शिक्षा के किन-किन मूल्यों को कितना महत्व देता है। तो अभी आर्टिकल हम 14 की बात करें कि तो जो समानता की बात करता है कि व्यक्ति के बीच समानता का अधिकार हमको दिया है वो फंडामेंटल राइट के रूप में। इसी प्रकार से आर्टिकल जो 15 है, अनुच्छेद 15 वो कहता है कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेद व्यक्तियों के बीच नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 16 जो है अवसर की समानता की बात करता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निवारण की बात करता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो संविधान में ये सारे प्रावधान आर्टिकल 21 के द्वारा हमने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया। जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं में शिक्षा की आवश्यकता को भी जोड़ा और कहा कि 6 से 14 वर्ष की प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बीच के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो आर्टिकल 21 वो जीवन के अधिकार से जुड़ा आर्टिकल है, इसलिए उसमें शिक्षा को बाद में हमने जोड़ा 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा और उसको जोड़ते हुए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा हमने दिया कि क्योंकि शिक्षा की जीवन की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो राष्ट्र की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और शिक्षक की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो शिक्षा की गुणवत्ता का सीधा प्रश्न राष्ट्र की गुणवत्ता से है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, अच्छे अच्छे शिक्षक निकलेंगे, जितने अच्छे शिक्षक निकलेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता इतनी बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता जितनी बढ़ेगी, उतनी ही अच्छी राष्ट्र की गुणवत्ता होगी। तो राष्ट्र की गुणवत्ता का प्रश्न शिक्षा की गुणवत्ता से सीधा-सीधा जुड़ा है। इसीलिए कोठारी कमीशन की प्रारंभिक लाइनों को देखें तो कोठारी कमीशन ने कहा कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। इसीलिए कह रहा है भारत का भाग्य आगे कितना अच्छा होगा, भारत के भाग्योदय का जो सर्वाधिक गहरा क्षेत्र है, गहन क्षेत्र है, जहाँ से वो तय होना है, वो शिक्षा का क्षेत्र है। इसलिए उसकी उपेक्षा किसी भी दृश्य से ठीक नहीं है और भारत के संविधान में भी जगह-जगह उसकी चिंता की गई और उस समय संविधान के निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रख कर के शिक्षा के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से आर्टिकल 25 से 28 को लेकर के जो
जो धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न है, उन विषयों को, धार्मिक विषयों को लेकर के हमको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 29 जो है, जो भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो भाषा है, उन भाषा उसके संस्कृति, उनके भाषा, उनके कला के संरक्षण का अधिकार उन्हें देता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 30 जो है वो संस्थाओं को खोलने के लिए कि वो अपनी संस्कृति, अपने कला, अपने संस्कारों को, अपने विचारों के संरक्षण के लिए वो शिक्षण संस्थाओं को खोल सकते हैं, विशेष प्रकार के शिक्षण संस्थाओं को, और उसके माध्यम से जो उनकी विशिष्टता है, उनकी विविधता है, या जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसका संरक्षण और संवर्धन हो सके। इसी तरह से जो मौलिक अधिकार है, उसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्टिकल 45 के तहत ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को ये सरकार का दायित्व होगा कि उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। लेकिन बाद में उसको हमने फंडामेंटल राइट में उसको लाया। इसी प्रकार से आर्टिकल 46 में कहा गया कि आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो वंचित समूह है, एससी, एसटी या पिछड़ा वर्ग के जो हैं, उनके शैक्षिक और आर्थिक अधिकारों को संरक्षित किया जाए। इसके लिए आर्टिकल 46 में हमने उपबंध किया। तो इस प्रकार से शिक्षा को महत्वपूर्ण विषय मानते हुए भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को संरक्षण देने का प्रयास किया गया है, या उन अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित किया गया है जिससे भारत में शिक्षा का प्रसार किया सके, या प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर दिया जा सके। और इस दिशा में एक बड़ा कदम जो है राइट टू एजुकेशन बिल जो 2009 में पास किया गया, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। यद्यपि देखिए, भारत में अगर शिक्षा का इतिहास को देखें, तब जब दुनिया में शिक्षा नहीं थी, तब भारत में शिक्षा की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। अगर अंग्रेजों के शासनकाल में देखें तो एडम रिपोर्ट 1832 से 35 के बीच में एडम रिपोर्ट आती है। एडम रिपोर्ट, उसी समय लीटन की रिपोर्ट आती है, दक्षिण भारत में मुनरो की रिपोर्ट आती है, और ये सारी रिपोर्ट ये कहती हैं कि प्रत्येक गांव में विद्यालय थे। भारत में शिक्षा की एक बड़ी सुदृढ़ परंपरा थी और पढ़ने लिखने के प्रति लोगों में गहरी आस्था थी। वो एक अलेक्जेंडर वाकर अंग्रेज अधिकारी है, वो तो कहता है कि हिंदुओं में शिक्षा के प्रति इतना गहन लगाव था कि वो अपने सारे गौरव को, जाति के गौरव को का त्याग कर सकते हैं। वो अपने किसी भी सीमा तक अपना आर्थिक नुकसान कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर शिक्षा प्राप्त करने कि जो उनके अंदर जिज्ञासा है, जो लगन करते हैं, उसका त्याग नहीं कर सकते। वो कहता है कि उस ज़माने में जब जाने-आने के साधन नहीं थे, तब भी छात्र सैकड़ों की मील लंबी यात्राएँ करके विद्यार्जन के लिए गुरु के आश्रम में जाता था, और पूरे साधना के साथ, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे त्याग के साथ और तपस्या के साथ विद्यार्जन करता था। और विद्यार्जन करने के पश्चात आता था तो लोकहित में अपने उस विद्या का उपयोग करता था। तो शिक्षा की प्रक्रिया एक साधना की प्रक्रिया था और एक पवित्र प्रक्रिया थी। लोकहित में इसका नियोजन किया जाता रहा है, और इसीलिए शिक्षा को बहुत उच्च प्राथमिकता अपने समाज में दी गई थी। और अभी तो स्वतंत्रता के बाद हमने 2009-10 में राइट टू एजुकेशन बिल को लागू किया, लेकिन उसके पहले भारत में बड़ौदा के राजा ने अपने रियासत में राइट टू एजुकेशन को लागू किया था। उसके पहले इंपीरियल असेंबली में गोपाल कृष्ण गोखले ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को रखा था, यद्यपि वो बिल गिर गया था, और गोपाल कृष्ण गोखले ने राइट टू एजुकेशन बिल को इंपीरियल असेंबली में प्रस्तुत करते हुए एक भाषण दिया था। बड़ा मार्मिक भाषण था। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि आज शाम को जैसे सूरज अस्त होगा, ये बिल पस्त हो जाएगा, गिर जाएगा। मैं ये जानता हूं कि मैं ये बिल जो रखने जा रहा हूं वो गिर जाएगा। मैं उन दुर्भाग्यशाली लोगों में से हूं जो अपनी असफलताओं से इस देश की सेवा कर रहा हूं। वो पीढ़ी सौभाग्यशाली होगी जो अपनी सफलताओं से इस देश की सेवा करेगी। और उसके करीब करीब 100 साल बाद 1910 के बाद 2010 में 9 में पास हुआ, और 2010 में इसको 1 अप्रैल से लागू किया गया। तो 100 वर्ष लगे, लेकिन हमने राइट टू एजुकेशन बिल लागू किया। अब राइट टू एजुकेशन बिल लागू करने के प्रमुख प्रावधान क्या थे? ये था कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रह जाए, इसके लिए प्रयास, और साथ ही साथ शिक्षा से आशय गुणवत्ता युक्त शिक्षा से है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता का सीधा प्रश्न जीवन की गुणवत्ता से है। इसलिए उस शिक्षा की गुणवत्ता को की उपेक्षा किसी मामले में नहीं की जा सकती। इसीलिए बिना किसी बैरियर के सबको शिक्षा प्रदान करना और एक समान अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना, और प्रत्येक छात्र विद्यालय तक आए और शिक्षा ग्रहण करे। इसके लिए कहा गया कि वो कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई एक्सपेल्शन उन्हें नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा, और शिक्षक छात्र अनुपात भी तय किया गया है कि 1:30 का अनुपात रहेगा। शिक्षकों, ये हम कहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षक की गुणवत्ता को, शिक्षक के प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को या शिक्षक के प्रोफेशनल क्वालिटीज को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी भी व्यवस्था उसमें की गई है। और ऐसे शिक्षक जो अप्रशिक्षित है, उनको 5 साल का समय देकर के उनको प्रशिक्षण दिया जाए, और प्रशिक्षण देकर के शिक्षा की प्रक्रिया में उनको उनकी भूमिका को और प्रभावी बनाया जाए। गुणवत्ता युक्त शिक्षा की प्रक्रिया से कैसे जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उनके कैसे प्रभावशाली बनाई जाए, इन सारी बातों का विस्तार से उल्लेख। और ये भी कहा गया कि जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया था कॉमन स्कूल सिस्टम की एक जैसी व्यवस्था हो, तो इसमें भी कहा गया है कि अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के विद्यालय काम करते हैं। एक तो सरकारी विद्यालय है, एक निजी विद्यालय है, एक प्रकार का पब्लिक स्कूल चलते हैं, जो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से समृद्ध होते हैं, जो निजी हाथों से संचालित होते हैं, और वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होती है। तो ऐसे छात्र वो 25% अपने विद्यालय में ऐसे छात्रों को, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं, उनको भी 25% छात्रों छात्रों को अपने यहाँ प्रवेश देंगे, और उनकी फीस वो बाद में गवर्नमेंट उसको रीइम्बर्स करेगी। ताकि प्रत्येक छात्र को एक तो उसको गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, उसके पड़ोस के विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिले, और चाहे विद्यालय जैसा हो, लेकिन प्रत्येक छात्र को अधिकार है कि अपने घर के आसपास का जो विद्यालय है, वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के भेद के, बिना किसी क्षेत्र के भेद के, बिना किसी भाषा के भेद के, उस छात्र को वहाँ प्रवेश दिया जाए। आर्थिक या सामाजिक कारण शिक्षा के अवसर से उसे वंचित नहीं करेगी, ऐसा अधिकार राइट टू एजुकेशन बिल ने हमको दिया। और तो इस प्रकार से सबको गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, और समाज का जो वंचित वर्ग है, समाज का जो कमजोर वर्ग है, वो समाज की मुख्य धारा में आए, और जब समाज के सभी वर्ग के विद्यार्थी एक साथ बैठ करके शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो एक दूसरे की संवेदनाओं से जुड़ेंगे, और राष्ट्रीय एकता या अखंड भारत का स्वप्न साकार होगा, और भारत के विकास में वो अपना योगदान करेंगे। इसलिए इस दृष्टि से ये बिल लाया गया, और वो बिल अभी सफलता से आगे भी बढ़ रहा है। इसी प्रकार से अब तीसरा प्रश्न जो इस यूनिट का है कि पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा का विषय है। क्या पढ़ाया जाए, ये निर्भर इस पर करता है कि वो पाठ्यक्रम कैसा है। जैसा पाठ्यक्रम होता है, उसी तरह से विद्यार्थी का हम निर्माण करते हैं। शिक्षक और छात्र के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया का केंद्र बिंदु वो पाठ्यक्रम होता है। इसलिए छात्र के निर्माण में पाठ्यक्रम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक तो करिकुलम, या जिसको हिंदी में पाठ्यचर्या कहते हैं, तो पाठ्यचर्या और दूसरा सिलेबस जिसका पाठ्यक्रम, दोनों के थोड़ा अंतर को भी समझना होगा। पाठ्यचर्या एक व्यापक शिक्षा की योजना है, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने की पद्धतियाँ क्या होंगी, मूल्यांकन की पद्धतियाँ क्या होंगी, छात्र के समग्र विकास की दृष्टि से कक्षागत व्यवस्था के अतिरिक्त, कक्षागत शिक्षण के अलावा उससे उसके विकास के लिए और कौन-कौन सी योजनाएँ, कक्षा के बाहर कैसी परिस्थितियाँ तैयार की जाएँगी, समाज जीवन में उसको कैसे ले जाया जाए ताकि सामाजिक संवेदना उसके विकास हो। समग्र दृष्टि से उसके विकास की जो योजना है, जो रचना है, या जो पद्धति है, या जो उसका नियोजन है, वो पाठ्यचर्या का हिस्सा होता है। और पाठ्यक्रम सिलेबस वो कक्षागत परिस्थितियों से, कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य जो अंतःक्रिया होता है, उस अंतःक्रिया की जो योजना होती है, तो ये पाठ्यचर्या एक व्यापक संप्रत्यय है, और पाठ्यक्रम एक उसी का हिस्सा है जो ज़्यादा संकेंद्रित ज्ञानात्मक उद्देश्यों के प्रति होता है, या
भावात्मक के भी प्रति होता है, लेकिन जो उसका विकास के अन्य आयाम हैं, उन आयामों को समग्र दृश्य से उन आयामों को पूरा करने की योजना पाठ्यचर्या में होती है। अब पाठ्यचर्या का निर्माण कैसे करते हैं? पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत कौन-कौन से हैं? पाठ्यचर्या का छात्रों में हस्तांतरण कैसे किया जाए? और पाठ्यचर्या के उपागम कौन-कौन से हैं? तो पाठ्यचर्या निर्माण के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, वो एक तो छात्र की रुचियों के अनुसार उसे शिक्षा दी जाए। अ, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का प्रयोग किया जाए। अ, छात्र को उसके अनुकूल विषय वस्तु प्रस्तुत किया जाए। छात्रों के मनोविज्ञान को समझते हुए उस सीखने और अधिगम की परिस्थितियाँ तैयार किया जाए। क्या पढ़ाया जाए? ऐसा पढ़ाया जाए जो छात्र को समाज जीवन से जोड़े। ऐसा वह विषय वस्तु पढ़ाई जाए जो छात्रों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास करे, राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करे। अ, उन बातों को पढ़ाया जाए जिससे भारत के युवाओं को भारत के इतिहास के प्रति गौरव का भाव विकसित हो। जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जो हीनता का बोध है, वो हीनता के बोध को समाप्त करने का जो सबसे सशक्त माध्यम है, वो शिक्षा है। तो वो क्या पढ़ाया जाए विद्यार्थियों में जिससे कि उनके अंदर हीनता का बोध समाप्त किया जा सके। वो स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं कि शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो छात्र के अंदर जो हीनता का बोध है, उसे समाप्त करना और उसके अंदर आत्मसम्मान और आत्मगौरव का भाव जागृत करना। तो पाठ्यक्रम में, पाठ्यचर्या में वो कौन-कौन सी बातें समाहित किया जाए, जिससे कि छात्र अपनी भाषा से जुड़े, जिससे कि छात्र अपनी संस्कृति से जुड़े, जिससे कि छात्र अपने संस्कारों से जुड़े, जिससे कि छात्र अपने मिट्टी से जुड़े, जिससे कि छात्र राष्ट्रीय प्रश्नों के साथ जुड़े। तो ये सारे जितने मतलब शिक्षा से क्या-क्या कल्पनाएँ की गई हैं, शिक्षा से वो सारी कल्पनाएँ को आप कोई ऐसा प्रश्न नहीं है समाज जीवन का, जो शिक्षा से सीधा संबंध न रखता। और उन सारी बातों को पूरा करने के लिए वो जो सबसे जो सशक्त माध्यम है, पूरा करने का जो माध्यम है, जो प्रत्यक्ष साधन, वो शिक्षक और पाठ्यचर्या। ये दोनों ऐसे प्रत्यक्ष कारक हैं। ये दोनों जितने प्रभावपूर्ण होंगे, उतने इस निर्माण की प्रक्रिया अच्छी होगी। आप सबने देखा होगा कि अब्राहम लिंकन का एक पत्र, जो अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के हेडमास्टर के नाम से या प्रधान शिक्षक के नाम से लिखा था। तो उसमें उन्होंने लिखा था, क्या एक अभिभावक की अपने पुत्र के निर्माण की, अपने पाले के निर्माण की कितनी कल्पनाएँ हैं, कितने स्तरों पर वो तैयार करना चाहता है और उन सारे स्तरों पर उनके सारे सपनों को साकार करने का जो माध्यम होता है, वो तो शिक्षक होता है या उसका पाठ्यचर्या होता है। यही 2 निर्माण के सबसे सबल साधन होते हैं जिसके माध्यम से वो निर्माण करता है। तो इसलिए इन दोनों स्तरों पर पाठ्यचर्या का नियोजन कैसे किया जाए कि जैसा हम चाहते हैं वैसा निर्माण कर सकें। और दूसरे पाठ्यचर्या कितने प्रकार की होती है? तो एक तो वो कहते हैं कि कोर करिकुलम, दूसरा है हिडन करिकुलम, एक ऐसा करिकुलम जो महत्वपूर्ण विषय जिसमें जो मुख्य विषय हैं, जैसे राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मानव विज्ञान। और लेकिन कुछ ऐसे पाठ्यक्रम होते हैं जो हिडन होते हैं, छुपे होते हैं। वो यद्यपि पढ़ाई की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी शिक्षालयों में छात्र उनसे वो सीखते हैं। लेकिन उ उसके भी निर्माण की योजना हमारी होती है, लेकिन वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, वो छिपा होता है। तो ऐसे लेटेस्ट करिकुलम जो अ, तात्कालिक विषय हैं या जो समाज जीवन की नवीन प्रवृत्तियाँ हैं या जो नवीन विधाएँ हैं, उन विधाओं को भी पाठ्यक्रम में कैसे जोड़ा जाए? डिफरेंशिएटेड करिकुलम, ऐसा करिकुलम जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखते हुए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषण करता हो, तो अलग-अलग प्रत्येक छात्र के लिए की जो भिन्नताएँ हैं, उन भिन्नताओं के अनुरूप उसे पाठ्यक्रम की रचना करना, पाठ्यक्रम की योजना देना। और एक तो ये पाठ्यक्रम निर्माण और दूसरे पाठ्यक्रम का हस्तांतरण, वो छात्र तक कैसे उसे पहुँचाया जाए। तो एक तो होता है कि शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा होता है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, तीसरा होता है गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम, चौथा होता है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। ये बहुत सारे अलग-अलग पाठ्यक्रम के की विधियाँ होती हैं, जिसके आधार पर जैसे पहले जो गुरुकुल की पद्धति थी वो जो ट्रांज़ैक्शन का मेथड था, वो शिक्षक केंद्रित था। शिक्षक ये तय करता था कि छात्र को क्या पढ़ाएँगे, कब पढ़ाएँगे, कैसे पढ़ाएँगे। लेकिन आधुनिक संदर्भ में ये कहा जाता है कि नहीं, वो
छात्र ये छात्र ए चाइल्ड नोज बेटर देन व्हाट शुड ही लर्न, व्हेन शुड ही लर्न एंड हाउ शुड ही लर्न। इसलिए छात्र को पढ़ना चाहिए और छात्र को पढ़ने के अनुसार, उसकी प्रवृत्तियों के अनुसार, उसकी रुचियों के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे कंटेंट प्रदान करना चाहिए या उसे शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। तीसरा ये है कि वो गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम। अभी पाठ्यक्रम को कहा जाता है कि पाठ्यक्रम ज़्यादा पुस्तकीय हो गया है, या पाठ्यक्रम ऐसा है जो शब्द केंद्रित ज़्यादा या सूचना केंद्रित पाठ्यक्रम ज़्यादा है। पाठ्यक्रम के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, लेकिन उसकी कई खामियाँ दिखाई दे रही हैं। आज के संदर्भ में ज़्यादा प्रासंगिक होता है, पाठ्यक्रम ज़्यादा सूचना केंद्रित है, तो पाठ्यक्रम को कैसे गतिविधि केंद्रित बनाया जाए, पाठ्यक्रम को कैसे वो क्रिया केंद्रित बनाया जाए, पाठ्यक्रम को कैसे वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। तो इस तरह से पाठ्यक्रम के अलग-अलग अप्रोचेज़ हैं, जिसके आधार पर हम पाठ्यक्रम क्षमता निर्माण का साधन कैसे बने, पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों के अंदर क्षमता का निर्माण कैसे किया जाए, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। तो ये अलग-अलग उपागम हैं, जिसके माध्यम से हम उनका निर्माण और विकास करते हैं। अब दूसरा वो है कि शिक्षा में नवाचार। शिक्षा में नवाचारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम कहते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया कुछ और नहीं, बल्कि ये नवाचार की प्रक्रिया है। वो शिक्षक उतना अधिक सफल होगा, जो जितना नवाचारी होगा। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया लीक पे चलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि नवोन्मेष की प्रक्रिया है, ये नवाचार की प्रक्रिया है, ये नए तथ्यों को उद्घाटित करने की प्रक्रिया है, ये नवोन्मेष की प्रक्रिया है। ये जो जो नवाचार है उसके स्वागत की प्रक्रिया है। इसलिए नवाचारों का शिक्षा में प्रयोग कैसे करें और नवाचारों को कैसे प्रोत्साहित करें, नवाचारों को शिक्षालयों में कैसे प्रबलित करें, ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा धर्म है। और दुनिया के शिक्षा के इतिहास को हम देखें तो ध्यान में आता है, और भारत के भी शिक्षा के इतिहास को देखें तो ध्यान में आता है कि जिन संस्थानों ने शिक्षा में जितने नए प्रयोग किए, वो संस्थान उतने आगे बढ़े, वो देश उतना आगे बढ़ा जिसने शिक्षा में नवाचारों को जितना ज़्यादा एडॉप्ट किया। इसलिए शिक्षा की प्रक्रिया वास्तव में नवाचार की प्रक्रिया है, नवोन्मेष की प्रक्रिया है, नव प्रयोगों की प्रक्रिया है। इसलिए और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, उन अलग-अलग क्षेत्रों में अनेक प्रकार के प्रयोग हुए नवाचारों के नाम से। जैसे अ, जब समाज में के सभी वर्गों को शिक्षा देने की आवश्यकता है। जब तक समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षा की प्रक्रिया से नहीं जुड़ेगा, तब तक राष्ट्रीय विकास की कल्पना को हम साकार नहीं कर सकते। समाज के कुछ ही वर्गों के विकास से शिक्षा का विकास समाज का विकास नहीं हो सकता है। वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो स्त्री और पुरुष का विभेद है, वो बाह्यगत विभेद है, वो तात्विक आधार आधार पर या मेटाफिजिकली देयर इज़ नो डिफरेंस, दोनों के बीच कोई तात्विक अंतर नहीं है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से, लेकिन समाज में वो विभेद दिखाई देता है, स्त्री और पुरुष के विभेद दिखाई दे, जेंडर के आधार पर असमानता समाज में रही है, सदैव रहा है। तो उस असमानता को कैसे दूर किया जाए? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जैसे चिड़िया एक पंख से उड़ान नहीं भर सकती, उसी तरह से कोई समाज केवल पुरुषों के विकास से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए स्त्री शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्त्री शिक्षा के लिए अलग से योजनाएँ कैसी बनाई जाए? तो कई प्रयोग हुए समाज जीवन में। स्त्रियों की शिक्षा के लिए वो राजस्थान में स्त्रियों की शिक्षा के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालय की स्थापना की गई, वो रेजिडेंशियल विद्यालय, जिसमें खास करके वंचित समूह के या जो एससी एसटी की छात्राएं हैं, उनको ये देखा गया कि उनके घर से विद्यालय बहुत दूर है। घर में वो रहती हैं तो घर में काम करने के लिए उनको काम से छुट्टी नहीं मिलती, वो विद्यालय नहीं आ पाती। इसलिए आवासीय सुविधा प्रदान करके, उनके रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके और पढ़ाई की प्रक्रिया से उनको कैसे जोड़ा जाए। इसी प्रकार से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ शिक्षा के प्रति उनमें उतना आग्रह नहीं है, या शिक्षा के प्रति उतना आकर्षण नहीं था। इसलिए शिक्षा का आकर्षण उनके अंदर कैसे उत्पन्न किया जाए, या शिक्षा की प्रक्रिया से जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को कैसे जोड़ा जाए। उनको भी जो शैक्षिक अवसर की समानता, भी संवैधानिक उपबंधों की बात कर रहे थे, कि उनको भी उसी प्रकार की गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, उनको भी उसी प्रकार के शिक्षा के अवसर मिले जितना कि सामान्य छात्रों को शिक्षा के अवसर मिलते हैं। इसलिए उनके लिए एकलव्य विद्यालयों की स्थापना, जितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है उनके लिए एकलव्य विद्यालय की स्थापना की गई। इसी प्रकार से जो
शहरी क्षेत्रों में तो हमने देखा कि शिक्षा की स्थिति अच्छी है या शैक्षिक अवसर शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के सामने ज़्यादा है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उनके सामने ज़्यादा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी में मेधा तो है, लेकिन उस मेधा को आगे बढ़ाने के लिए, वो अवसर देने के लिए उस प्रकार के विद्यालय नहीं है। तो अवसर की असमानता के कारण या अवसर से वंचित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिभावान विद्यार्थी शिक्षा के अवसर से वंचित न होने पाए, इसलिए हमने नवोदय विद्यालय की स्थापना की। नवोदय विद्यालय की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, उनको उन रेजिडेंशियल स्कूल की व्यवस्था हमने दिया, ताकि उसके माध्यम से उन प्रतिभाओं को भी शिक्षा के वही अवसर मिले, जो शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिलती है। और इसीलिए कहा गया कि पेस सेटिंग स्कूल के रूप में काम करेंगे और वो छात्र आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से अभी देखो मेराम्बिका एक नई पहल, एक नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की रुचियों के अनुसार वो श्री अरविंद के दर्शन के अनुसार वो कहते हैं कि छात्र का विकास अपने अनुसार, अपनी योजना, अभिभावक की योजना या शिक्षक के योजना के अनुसार छात्र का विकास नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि माइंड शुड बी कंसल्टेड, उसके मस्तिष्क को कंसल्ट करके और उसके अनुसार उसके विकास की योजना तैयार की जानी थी। तो इसलिए इस दिशा में एक बड़ा अच्छा प्रयोग मीराम्बिका का रहा कि मीराम्बिका के माध्यम से एक ऐसी विद्यालय की रचना जिसमें छात्र के ऊपर कोई दबाव नहीं, न तो विषय का दबाव, न तो घंटी का दबाव, न तो पढ़ने का दबाव। छात्र शिक्षालय में प्रवेश किया जिसका वातावरण पूरी तरह से मुक्त हो और उस मुक्त वातावरण में अपनी रुचियों के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, उसने स्वभाव के अनुसार छात्र इन विषयों को चाहे वो चाहे उसमें जा करके और शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये एक प्रयोग हुआ। इसी तरह से शिक्षा के सभी क्षेत्र, प्रबंधन के क्षेत्र में जिनकी चर्चा मैंने की, इसी प्रकार से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में पहले जो शिक्षा की पद्धति थी, वो चाक और टाक मेथड से संचालित होती थी। लेकिन अभी उस पद्धति में बड़ा बदलाव आया है और तकनीकी ने पूरी शिक्षा की प्रक्रिया को बदल दिया है। अब जो मतलब ट्रेडिशनल क्लासरूम थे, अब वो वर्चुअल क्लासरूम में बदल गए हैं। देखिए, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम और आप, मैं कहीं और बैठा हूँ, आप कहीं और बैठे हैं, हमारे बीच फिजिकल दूरी बहुत है। लेकिन ये वो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से फिजिकल दूरी को हमने समाप्त कर दिया है और एक दूसरे से इंटरेक्शन स्थापित कर रहे हैं। और ये कोरोना के पश्चात ऑनलाइन एजुकेशन ने शिक्षा के एक नए अवसर को स्थापित किया है। इसी प्रकार से इग्नू ने ऐसे समूहों के लिए जो वंचित है एक नया माध्यम, क्योंकि पहले तो शिक्षालय में जाकर के ही विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करता था। तो ऐसा छात्र जिसकी परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करती कि वो शिक्षालय जा सके, किसी कारण से कि वो नौकरी पा गया या उसके घर से विद्यालय बहुत दूर है, तो शिक्षा की प्रक्रिया से वंचित रह जाता है। तो हमने ओपन स्कूलिंग, ओपन एंड डिस्टेंस स्कूलिंग का इग्नू एक बड़ा अच्छा प्रयोग उस दिशा में है। इसी प्रकार से एनआईओएस के माध्यम से स्कूल एजुकेशन विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे नवाचार हैं। प्रत्येक स्टेट में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के सेंटर खुले हुए हैं। अब तो स्वयं और MOOC के भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म काम कर रहे हैं, जिससे कि हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रोग्राम लर्निंग की शुरुआत हमने की कि अगर परंपरागत जिस पद्धति है जिसमें शिक्षक आता है और पढ़ाता है, तो शिक्षक भौतिक रूप से न उपस्थित रहते हुए वो छात्रों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे नर्चर किया जाए, उनके गति के अनुसार उनके शिक्षा की योजना कैसे दी जाए, शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इसके लिए हमने व्यवस्था की प्रोग्राम लर्निंग का प्रयोग किया और वो प्रयोग काफ़ी सफल रहा, उसमें बहुत सारे अनुसंधान भी हुए और वो देखा गया कि जो परंपरागत शिक्षण उससे वो सफल रहे। तो इस प्रकार से शिक्षा में बहुत सारे नवाचारों को हमने जन्म दिया और उन नवाचारों ने शिक्षा की पद्धति को, शिक्षा की प्रक्रिया को न बल्कि प्रभावित किया, बल्कि उससे समाज जीवन का जो वंचित समूह था या समाज जीवन का ऐसा क्षेत्र जो शिक्षा की प्रक्रिया से अछूता, तो वो भी शिक्षा की प्रक्रिया से जुड़ा है। इसलिए शिक्षा की में जो नवाचारों की भूमिका थी, उस नवाचारों के माध्यम से शिक्षा की पहुँच को हमने समाज तक बढ़ाया। शिक्षा की न केवल पहुँच को बढ़ाया, बल्कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा को उनके दरवाजे तक पहुँचाने का काम किया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि इफ मोहम्मद कैन नॉट गो टू स्कूल, स्कूल शुड कम टू मोहम्मद। अगर मोहम्मद स्कूल तक नहीं जा पाता है, तो स्कूल को मोहम्मद के पास आना चाहिए। इसी तरह से जो तीसरा इसका खंड है कि शिक्षा और शोध। शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में शोध की कितनी भूमिका होती है, शिक्षा में शोध के उद्देश्य क्या है, कितने प्रकार के शोध होते हैं और उन शोधों को शिक्षक
के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से शोध को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, शोध की वृत्ति छात्रों में कैसे जागृत किया जाए। और क्योंकि ये देखिए, शोध और नवाचार का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। शोध की प्रक्रिया जितनी अच्छी होगी, शोध की वृत्ति जितनी अच्छी होगी, शोध की प्रवृत्ति जितनी होगी, उतने ज़्यादा नवाचार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में शोध को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, शिक्षा में शोध की क्या आवश्यकता है, शिक्षा में शोध के प्रश्न क्या है, कितने प्रकार के शोध होते हैं। तो देखिए, एक तो प्रायः ये कहा जाता है कि 3 तरह के, एक तो फंडामेंटल रिसर्च, 2 तरह के अनुसंधान, एक तो फंडामेंटल रिसर्च और दूसरा एक्शन रिसर्च। एक तीसरा जो बिहेवियरल साइंसेज में और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या सर्वे टाइप रिसर्च होता है। तीसरा वो ये कहते हैं कि कालगत आधार पे या टाइम के फ्रेमवर्क पे अगर अनुसंधान को विभाजित करते हैं, तो एक ऐसा अनुसंधान होता है जिसका संबंध अतीत से होता है, व्हाट वाज, जिसको कहते हैं कि क्या था पूर्व में, उसका अध्ययन करना। और एक वर्तमान में क्या, व्हाट इज, वर्तमान में क्या है, उन प्रश्नों का जब अनुसंधान के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की श्रेणी में आता है। अतीत में क्या था, वो परिस्थिति, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ और ऐसा होने के पीछे क्या कारण था और उसका उस समय तत्कालीन समाज जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। जब इन प्रश्नों का हम अध्ययन करते हैं, तो ये हिस्टोरिकल या फिलोसफिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है, दार्शनिक या ऐतिहासिक अनुसंधान। इसी प्रकार से ये अनुसंधान की जो तीसरी श्रेणी है, जिसका संबंध व्हाट विल बी से होता है, कि क्या होगा, ऐसा किया जाए तो क्या होगा। तो जिसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि प्रोग्राम लर्निंग है, तो जो ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड और जो प्रोग्राम लर्निंग है, दोनों में की इफेक्टिवनेस की जब जांच करते हैं, तो एक जैसा वो एक सारी परिस्थितियों को कंट्रोल करते हुए कोई नया ट्रीटमेंट देके, कोई नया, किसी नई वस्तु के या किसी नई विधि के या किसी नई पद्धति के प्रभावकारिता की जब जांच करते हैं, तो उस प्रकार का जो अनुसंधान होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाता है। इसी प्रकार से नित्य प्रति की समस्याओं का समाधान, डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम है, या शिक्षा के क्षेत्र में जो दैनिक जो समस्याएं हैं, या शिक्षक कक्षा में जो सामना करता है, या छात्र शिक्षण पढ़ने पढ़ाने के दौरान जिन समस्याओं का सामना करता है, उन समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान की जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं, वो क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च कहलाता है। तो इस प्रकार से शिक्षा की ये जो अलग अलग पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करके न केवल ज्ञान का हम देखिए, शिक्षा के 3 उद्देश्य माने जाते हैं। एक तो प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, और तीसरा है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। जो पहले से ज्ञान विद्यमान है, उस ज्ञान का संरक्षण। जैसे भारत में जो स्मृति की परंपरा रही है, तो स्मृति की परंपरा की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ज्ञान हस्तांतरित होता था स्मृति के आधार पर, लेकिन हमने उस नॉलेज को प्रिजर्व किया। तो प्रिजर्वेशन के तरीके, जैसे टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, तो हमने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, तो नॉलेज का प्रिजर्वेशन आसान हो गया। आज नॉलेज का प्रिजर्वेशन और मतलब सॉफ्ट रूप में नॉलेज को प्रिजर्व, बहुत मतलब अथाह ज्ञान के भंडार को प्रिजर्वेशन की हमारी क्षमता बढ़ी है। दूसरा शिक्षा का कार्य ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, कि जो ज्ञान हमारे पास है, उस ज्ञान को बंद कमरे में बंद रखना, या ज्ञान को बॉक्स में बंद रखना, या तिजोरी में बंद रखना, ये ज्ञान का स्वभाव नहीं, या शिक्षा का स्वभाव नहीं। उसका संचार, ये प्रवाह है। शिक्षा एक प्रवाहमान प्रक्रिया है, इसलिए उसका ट्रांसमिशन जितना ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिशन करें, जन जन तक पहुंचाएं शिक्षा, तो ये उसका स्वभाव है। तो इसलिए जो एजुकेशन का उसका ट्रांसमिशन कैसे हो, तो ट्रांसमिशन में जो शिक्षण की पद्धतियां हैं, अब देखिए, एक ट्रांसमिशन कि मैं कहीं और बैठा हूँ, आप कहीं और बैठे हैं, लेकिन वो हम लोग एक दूसरे सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे के तो तक कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन का मोड जो है बदला है, ये शिक्षा में नवाचारों का फल है। इसी प्रकार से जो तीसरा एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, कि जो ज्ञान है उसका संरक्षण, ज्ञान का प्रसार, और तीसरा एडवांसमेंट। जितना ज्ञान है, ज्ञान वहीं तक न ठहरे, मतलब ज्ञान का सतत विस्तार हो। तो उस विस्तार की दृष्टि से ज्ञान शिक्षा का एक उद्देश्य ज्ञान की जो विद्यमान सीमा है, उस सीमा का सतत विस्तार करना, और ज्ञान की विद्यमान सीमा का विस्तार का जो माध्यम है वो शोध है। तो शोध और शिक्षा का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है, और शिक्षा के प्रश्नों को शोध के माध्यम से समाधान करते हुए हम सतत आगे बढ़ते हैं। और तो शोध की जो प्रक्रिया है,
उस प्रक्रिया में सबसे पहले वो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम की समस्या की पहचान कैसे करें। तो समस्या की पहचान कई बार हम अनुभव के माध्यम से करते हैं। समस्या की पहचान कई बार साहित्य के माध्यम से करते हैं। सही समस्या की पहचान कई बार दूसरे अनुसंधानों के या अनुभवों के माध्यम से करते हैं। तो इस तरह से समस्या की पहचान करना और समस्या को शोध के रूप में, शोध प्रश्न के रूप में लेना और उसको परिभाषित करना, समस्या का सीमांकन करना। कई बार समस्या अनुसंधान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समस्या जो शोध में जो चर आए हैं, जो वेरिएबल आए हैं, उसको कितना स्पष्टता से हम समझते हैं और स्पष्टता से परिभाषित करते हैं। और कई बार शोध की अपनी सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं में उस शोध को नहीं कर पाते हैं कि उसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, तो कई बार उसका सीमांकन करते हैं, ये भी उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर शोध के उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ परिकल्पनाएं तैयार करते हैं, वो हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं कि ये समस्या का काम चलाऊ समाधान होता है। फिर वो हम जानते हैं कि ये विश्लेषण पर आधारित होता है, संश्लेषण पर आधारित होता है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। इसलिए तथ्यों के माध्यम से उस बात को पुष्ट करना, तो आंकड़ों का संग्रह करना और आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना और आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात किसी निष्कर्ष तक पहुंचना। तो ये पूरी पद्धति है जिसमें समस्या का चिन्हीकरण करना या आइडेंटिफिकेशन करना, दूसरा वो जो शब्द आए हैं उनको परिभाषित करना, वो शोध की डिजाइन तय करना कि किस पद्धति, शोध की किस पद्धति का, ऐतिहासिक पद्धति का या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव किस पद्धति का अनुसरण करते हैं। फिर आंकड़ों को कैसे संग्रह करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, तो वो साक्षात्कार के माध्यम से कर सकते हैं, प्रश्नावली के माध्यम से कर सकते हैं या और भी बहुत सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करते हैं और तथ्यों के आधार पर वो परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। परिकल्पना पुष्ट करती है तो बात प्रमाणित होती है, अपुष्ट हो जाती है तो वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है और उसके आधार पर हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से हम सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं या ज्ञान की सीमा का विस्तार करने का प्रयास करते हैं। शिक्षा और शोध की प्रक्रिया एक दूसरे से बहुत ही गहन रूप से गुंथित है और शोध में जितने शिक्षा की प्रक्रिया का हम शिक्षा में जितने शोध की प्रक्रिया को समाहित करेंगे, शोध की प्रवृत्ति को प्रवाहित करेंगे, उसमें शिक्षा में नवाचार बढ़ेगा। और इसी प्रकार से वो शिक्षा में जो नीतियां हैं, शिक्षा और नीतियां, तो शिक्षा में नीतियों के निर्माण में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार के स्तर पर जितनी नीतियां अभी मैं चर्चा कर रहा था कि समाज जीवन के जो प्रश्न हैं, समाज जीवन की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान शिक्षा से हो, ऐसी अपेक्षा समाज की रहती है। तो नीतियों का निर्माण समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के प्रश्नों के या अर्थ जगत की जो चिंताएं हैं उनके समाधान के लिए या समाज जीवन के जितने क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सुव्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हम नीतियों का नियोजन करते हैं। और वो नीतियां कितनी सफल होती हैं, उन नीतियों की सफलता वो शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। क्योंकि हम ये कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खुद कह रहे थे कि मतलब भारत में लोकतंत्र की सफलता या किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में शिक्षा का स्तर, वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा का स्तर कितना है। तो संवैधानिक व्यवस्था की सफलता के लिए, सामाजिक व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए, अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन के लिए, सारी बातों के लिए शिक्षा के स्तर का होना, अच्छी शिक्षा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नीतियों का शिक्षा से क्या संबंध है और नीतियों का नियोजन कैसे करें, किस प्रकार से नीतियों की प्लानिंग करें। अच्छी नीति वो मानी जाती है जिसकी प्लानिंग रूट लेवल पे हुई है। अच्छी नीति वो मानी जाती है जिसमें जितने उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनका नीति के निर्माण में पार्टिसिपेशन होता है। रूट लेवल पे या नीतियों के निर्माण में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को, हम जितनी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, नीतियां उतनी अच्छी बनती हैं। और फिर नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जैसे देखिए 86 की पॉलिसी आई थी तो उसके लिए हमने प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया कि वो पॉलिसी के लेवल पे तो हमने बात कह दी, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे करेंगे उसके लिए एक प्रोग्राम तैयार करना। और प्रोग्राम की मॉनिटरिंग कैसे करें, मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रोग्राम की मॉनिटरिंग जितनी अच्छी होगी प्रोग्राम उतना सफल होगा। तो रूट लेवल पे छोटे छोटे प्रश्न, क्योंकि पॉलिसी नीति के स्तर पर, चाहे वो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे राधा कृष्णन की कमीशन की रिपोर्ट हो या 86 की शिक्षा नीति हो, पॉलिसी के स्तर पर तो हम सबने उस बात को
स्वीकार किया कि वो पॉलिसी के स्तर पर सभी नीतियाँ अच्छी थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक नहीं हो पाया और क्रियान्वयन ठीक न होने के कारण जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिणाम नहीं मिल पाया। तो एक तो पहला प्रश्न कि अच्छी नीतियाँ बनाना और दूसरा प्रश्न कि जो नीतियाँ बनी हैं उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाए जिससे कि जो उसका स्पिरिट है, जो उसका वो तात्विक भाव है, उस भाव के साथ वो नीतियाँ समाज में क्रियान्वित की जा सके। तो इसके लिए और उसका सतत मूल्यांकन करना, नीचे से फीडबैक लेना, उसका मूल्यांकन करना और फिर उसका में लगातार परिवर्तन करना, जिससे कि जिस उद्देश्य से नीतियों का निर्माण किया गया है, उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए एक पूरी स्ट्रेटजी तैयार किया जाए, रूट लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो, रूट लेवल से फीडबैक लिया जाए और सतत उसमें संवर्धन या सतत उसके विकास के लिए एक सिस्टम डेवलप किया, सिस्टम अप्रोच, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि नीतियों के पीछे का जो मूल भाव है, उस भाव के अनुरूप नीतियों का क्रियान्वयन किया जा सके, तभी नीतियाँ सफल हो पाएँगी। जिस उद्देश्य से नीतियों को लागू किया गया रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही कि नहीं। जब ये पूरा तंत्र, जो पूरा मैकेनिज़्म डेवलप करते हैं, तो नीतियों को उसकी मंशा के अनुरूप हम क्रियान्वित करने में सफल होते हैं। तो ठीक है, आप सबको नमस्कार।